स्टार्ट करना है। और नया टॉपिक जो हमारा है जी वो है एरो फंक्शन। ठीक है, आज हमने एरो फंक्शन देखने हैं जो कि ES6 का जो है एक फीचर है। यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रैक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। अच्छा यार, सबसे पहले हमने एरो फंक्शन को समझना कि एरो फंक्शन क्या है। एरो फंक्शन are undoubtedly one of the more popular feature of ES6। ठीक है, अब एरो फंक्शन जो है ये एक पॉपुलर फीचर है किसका, ES6 का। ES5 में हम किस तरह करते थे फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह करते थे वो भी देखेंगे, और ES6 में किस तरह एरो फंक्शन क्या होते हैं, इसको किस तरह इसके साथ काम करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसने क्या किया कि दे introduce a new way of writing concise फंक्शन। ठीक है, इसने क्या किया कि ये एक फीचर है किसका, ES6 का, जिसने क्या किया कि फंक्शन को लिखने का एक नया तरीका जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और वो वे कौन सा है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हम ES5 में फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर करते थे। ठीक है, ES5 के अंदर हम फंक्शन को लिखते थे कुछ इस तरह कि यहाँ पे लिखते थे फंक्शन। ठीक है, हमने सम करना है तो यहाँ पे सम कर लिया, अराउंड ब्रेसेस ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर लिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ हमने कर लिया a प्लस बी। ठीक हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे उनकी वैल्यू दे दी। ठीक हो गया, वैल्यू दे दी, यहाँ पे आएगा कॉमा, और इसको हमने सेव किया और सेव करके हमने इसको लाइव किया। अच्छा जी, रेफरेंस a इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको हम एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं var a इज इक्वल 15। ठीक है, var b इज इक्वल 20। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं रिटर्न, रिटर्न किया a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और ये जो कंसोल है इसको यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे कंसोल हमने लिख दिया। ठीक, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया सम और इसको कर दिया अराउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज़ नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ हमने ऊपर दे दी है, तो इसलिए ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पे नहीं आएंगी। कंसोल ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ऐसे। ठीक हो गया,
अच्छा, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है, उनका रिटर्न जो है ए प्लस कर लिया, मतलब प्लस कर लिया, सम कर लिया, और उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखो 35 आ गया। तो ये हमारा वे था, हम लिखते थे ES5 के अंदर, ES5 के अंदर हम लिखते थे, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन और इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ फंक्शन। ठीक हो गया, इसका ये आपको पता ही है, अपने आपको करवाए हुए हैं। उसके बाद ES6 में हम किस तरह करते थे, ES6 के अंदर हम सिंपल यहाँ पे लिखते हैं, मतलब ES6 में एरो फंक्शन हम किस तरह बनाते हैं, बेसिकली ये ES5 के फंक्शन थे, अब ES6 के जो फंक्शन है उनको हम एरो फंक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं, सिंपल कॉन्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे सम, यहाँ पे करेंगे इज इक्वल के बाद राउंड ब्रेसिस, यहाँ पे इज इक्वल एरो। ठीक है, ये हमारा बन गया एरो फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो लगाया, कर्ली ब्रेसिस लगा दी, कर्ली ब्रेसिस लगाने के बाद हम ये वाली जो चीज़ है इसको दोबारा यहाँ पे, यहाँ से उठा के कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इनके वेरिएबल जो है वो चेंज कर लेते हैं, नहीं तो वो एरर देगा। ठीक हो गया, और उसके बाद इसको हम ऐसे ही यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फेंक देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ऐड, क्योंकि हमने पहले एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है ना उस सम के नाम का, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, सेम चीज़ है। अब ये देखो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे 35 आ गया हमारे पास। तो सेम वे है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिर्फ ये वाली डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, इसको चेंज किया है, बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या है, वही की वही हैं। तो ये होता है हमारे पास एरो फंक्शन। इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं, इस अपने एरो फंक्शन को वो कैसे कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने अपने वेरिएबल्स जो हैं, ये वाले जो वेरिएबल्स हैं, इनको हमने बाहर ही यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बाहर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एरो फंक्शन बना लिया, एरो फंक्शन बना लिया कॉन्स्ट। ठीक है, ऐड इज इक्वल राउंड ब्रेसिस, एरो बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे करली ब्रेसिस। ठीक है, अब इन करली ब्रेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिंपल रिटर्न लिख देंगे, हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो जाएगा इस वे से। ठीक है, प्लस बी कर देंगे, और बी करने के बाद हम क्या करेंगे कि सिंपल नीचे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे सम लिखेंगे, और सॉरी ऐड लिखेंगे जो हमारे फंक्शन का नाम है, और इसको कर देंगे ऐसे। ठीक हो गया, अब इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम 50। ओके, तो सेव करते हैं यहाँ पे हमने सी एंड डी करना है, सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पे देखो 70 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, ये 70 आ गया, हम अपने फंक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे अपना ये वाला जो है आर्गुमेंट, इसको यहाँ से वेरिएबल है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, और डी को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डी को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद डी की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी 20। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे फिर 70 आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर हम वेरिएबल को यहाँ पे, ये हम अगले टॉपिक में देखते हैं, अगर यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह भी हमारा काम चल जाएगा। अगर हमारा एक लाइन का मतलब फंक्शन है, तो फिर अगर हम रिटर्न नहीं भी करेंगे तो फिर भी हमारा ये जो है फंक्शन जो है वो काम कर जाएगा। ये देखो, हमने रिटर्न नहीं लिखा तो अब भी हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो हम अपने फंक्शन को और सिंपल कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक हो गया, आगे हमने डिफॉल्ट जो फंक्शन है वो देखना है, मतलब कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं, ये हमने एक की एग्जांपल छोटी सी, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं।
आगे हमारे पास है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है, अभी हम कर रहे थे सिंपल डिफॉल्ट जिसमें हम पैरामीटर्स जो हैं वो पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम करेंगे डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है, लिखते हैं। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स बेसिकली है क्या, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मल्टी लाइन कमेंट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। अच्छा जी, अब इसको समझना क्या है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो हमारे पास है इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम देख लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर्स मीटर्स अलो नेम्ड नेम्ड पैरामीटर्स, मतलब कि हम यहाँ पे पैरामीटर्स के नेम दे सकते हैं। methods to be initialized to be initialized initialized with default default value if no value or undefined defined is passed। ठीक है, मतलब कि वो कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स में क्या कर सकते हैं, अपने पैरामीटर्स ये हमें अलो करता है कि आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे वैल्यू जो है वो पास नहीं करें, वहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं और अपने पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल देखेंगे, फिर हमें सही समझ आएगी। तो अब अगर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है फॉर एग्जांपल, यही फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिख देता हूँ ऐड राउंड ब्रेसेस। राउंड ब्रेसेस के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे ए बी, मैं कर देता हूँ सी डी, कर देता हूँ, ये ऊपर हमारा है सी डी। और यहाँ पे बनाते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, अच्छा पहले इसको ना ES5 में देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए सही तरह। ES5 में देखेंगे, फिर ES6 में देखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स को जो है फंक्शंस को वहाँ पे कैसे देखते थे। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन। ठीक है, इसमें साथ साथ आपका जो है वो ES5 भी जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे ऐड, ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, CND, ओके। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इस तरह। इस तरह करने के बाद हम क्या करेंगे जी, सिंपल यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग किया और यहाँ पे कर देंगे सी प्लस डी। ठीक हो गया। और नीचे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कोई एक वैल्यू, हम जो है या एक वैल्यू यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, एक वैल्यू हमने डिक्लेयर की। अब इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, या हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का फंक्शन लेते हैं, उससे हमें ज़रा सही समझ आएगी। मल्टीप्लाई, ठीक है। अब a प्लस बी को हम करें हैं मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब हमने दी है किसकी वैल्यू, सिर्फ c की वैल्यू दी है। अभी तक हमने d की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की है। तो मैं करता हूँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे देखो जी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ऐड इज नॉट डिफाइंड। एक मिनट, ऐड इज नॉट डिफाइंड, ऐड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा जी, यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करना था, मल्टी। सेव किया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो आ रहा है नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि ए की वैल्यू है, उसको हम किसके साथ, इसको हमने डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे
मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ बी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंसोल एक और करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सिर्फ बी को डिफाइन करते हैं, और सॉरी डी को डिफाइन करते हैं, डी को। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, फिर देख लेते हैं, ठीक है। अब डी क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। इस बात को जरा समझिएगा कि हमने सी की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू नहीं दी। हमने जब उसको मल्टीप्लाई कराया तो वो कह रहा है कि सी की वैल्यू मेरे पास है, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, उसको कोई नंबर नहीं मिला तो उसने कर दिया नॉट अ नंबर। हमने ये देखा कि नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, तो हमने डिक्लेयर कर दिया, कंसोल कर दिया किसको, डी को। डी को जब हमने कंसोल किया तो वो कह रहा है कि ये है अनडिफाइंड, आपने कोई वैल्यू नहीं पास की तो इस वजह से ये आ रहा है। तो अब हम इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन हम ये निकालेंगे कि सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे डी इज इक्वल, यहाँ पे राउंड ब्रेस लगा करेंगे टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ करेंगे जी, टाइप ऑफ डी नॉट इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल इक्वल, यहाँ पे सिंगल कोड में कर देंगे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर दिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के टर्नरी ऑपरेटर बनाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डी कॉलन वन, या यहाँ पे कर देते हैं वन ही कर देते हैं, ठीक है, वन कर दिया हमने। अब हमने क्या किया कि अगर डी की टाइप ऑफ जो है नॉट इक्वल है अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड है तो उसको आप डिफॉल्ट क्या पास कर दो, वन कर दो। अब अगर हम सेव करेंगे तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। बेबी नॉट अ नंबर आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट इसको जरा कमेंट करते हैं और सेव करते हैं। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका अनडिफाइंड ही आना चाहिए, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे हम डी सिर्फ करते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है, ओके, ठीक हो गया। अब इसको हम कमेंट करते हैं और इसको हम अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है, ये मिस्टेक हो गई छोटी सी, अनडिफाइंड। सेव करते हैं तो अब देखते हैं अब क्या था हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब आ गया 10। अब हमने डी की जो वैल्यू है ना, डी की वैल्यू जो है वो हमने डिक्लेयर नहीं की, लेकिन हमने उसको ये कहा है कि अगर हमारा डी जो है वो अनडिफाइंड होगा तो तुमने डिफॉल्ट सेट कर देना वन, उसमें डिफॉल्ट क्या सेट कर देना, वन उसमें सेट कर देना है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल टू करता हूँ, टू करूंगा तो ये टू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 20 आ गया। क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमने पास नहीं की हुई, हमने सिर्फ 10 को पास किया हुआ है। और डी की वैल्यू अगर हम सिंपल सिंपल यहाँ पे ये कर देते, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार, और यहाँ पे हम कर देते कोमा लगा के 2 कर देते या 4 कर देते, फिर तो सिंपल सिंपल था हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 40 आ गया। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो है हम किस तरह पास करते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स और इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। अब ये हो गया हमारा ES5 के अंदर। अब ES6 के अंदर हम किस तरह करते हैं वो देखेंगे आप। अच्छा जी, इसको मैं एक बार कॉपी करके एक तरीका आपको और समझाना चाह रहा हूँ, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं जी, हम
हमने ये देखें यहाँ पे डिफाइन किया था डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ही इसको कर दें टू, ये दूसरा तरीका, ये आसान है। यहाँ पे हमें ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपल, हमें ये वाली लाइन नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। हमने ऊपर ही अपने जहाँ पे हमने पैरामीटर्स दिए हैं वहां पे ही हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी बता दी है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू बता दी है तो अब क्या होगा कि अब हमें ये वाली टाइप ऑफ वाली लाइन लिखने की, ये टर्नरी ऑपरेटर लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हम इसको सिंपल सेव करेंगे, सेव करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 20 आ रहा है। तो अगर हमने कोई वैल्यू मतलब डिफॉल्ट रखनी है तो उसको हम इस तरह यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारा ES5 के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर्स किस तरह काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, उसमें दो पैरामीटर्स दिए। पैरामीटर्स के बाद हमने उनको करवा लिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने सिर्फ एक वैल्यू असाइन की, जो कि नॉट अ नंबर उसका आ रहा था, रिस्पॉन्स आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने दूसरी वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं की हुई थी, ठीक है। तो जब हमने वो चेक किया तो वो आ रहा था अनडिफाइंड। फिर हमने एक कंडीशन लगाई और टर्नरी ऑपरेटर लगा के एक डिफॉल्ट नंबर उसको सेट कर दिया। अब हर बार जब भी हमारा प्रोग्राम ये फंक्शन रन होगा तो ये डिफॉल्ट नंबर के साथ हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड वे ये देखा कि अगर हमने डिफॉल्ट वैल्यू ही सेट करनी है तो हम ये टाइप ऑफ टर्नरी ऑपरेटर यूज ना करके हम यहाँ पैरामीटर्स के साथ ही उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ये था हमारा ES5। और ES6 के अंदर किस तरह करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ES6 के अंदर हम काम करते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे मल्टी, और यहाँ पे इज इक्वल लगा के राउंड ब्रेसिस, यहाँ पे बनाएंगे एरो और करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने जो है पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C, D, ठीक है। और इसको हम सेम इसी तरह करेंगे कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के बाद यहाँ पे कर देंगे C मल्टीप्लाई D, ठीक हो गया। और इसको नीचे आके हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसको हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कॉल करके हम यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू या तो हम टाइप ऑफ के वे से कर सकते हैं या हम यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं एरो फंक्शन में क्या होगा कि सारा सिनेरियो वही है, सेम सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन बनाने का तरीका जो है, हमारा वे जो है वो डिफरेंट है। आउटपुट भी हमें वही आएगी, पैरामीटर्स भी वही हैं, आर्गुमेंट भी हमने उसी तरह डिफाइन किए हैं, लेकिन फंक्शन को क्रिएट करने का वे जो है यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे 40 आ गया। 20 मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ पे आ गया 40 आ गया, ओके। तो ये थे हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेस्ट पैरामीटर्स। अब रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने मल्टीलाइन कमेंट करके इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेस्ट पैरामीटर is an improved way to handle function parameter, allowing us to more easily handle various input, ठीक है, as parameter in a function, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि the parameter rest parameter syntax, allow
allow us to represent an infinity नंबर्स। ठीक है, इन्फिनिटी नंबर्स। अब वो कह रहा है कि रेस्ट पैरामीटर्स एक जो है ना, एक इम्प्रूव्ड वे है फंक्शन के पैरामीटर्स को हैंडल करने के लिए, जो हमें अलाउ करता है कि इजीली हम वेरियस फंक्शन की जो इनपुट हमारे जो है ना, मतलब पैरामीटर्स, उसको हम हैंडल कर लें। ठीक है, उसके बाद इज एन फंक्शन, उसके बाद कह रहा है कि रेस्ट पैरामीटर सिंटैक्स अलो अस टू रिप्रेजेंट एन इंफिनिटी नंबर। ठीक है, अब ये इंफिनिटी नंबर क्या होता है इसको हम देखते हैं अभी। अच्छा जी, इंफिनिटी नंबर, उसके बाद एक चीज यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, वो है जी आर्गुमेंट्स एज एन एरे। ठीक है, मतलब कि एरे के जो होंगे इंफिनिटी नंबर, ये उनको डिफाइन करता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ES5 में देखेंगे इसको हम किस तरह करते थे, टेस्ट पैरामीटर्स जो है वो काम किस तरह करते थे वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हाँ हाँ, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। क्लास दे रहे हैं, 5 मिनट दे देता हूँ क्लास करना। हम्म, कब वैसे लेना है, 5 मिनट दे देना कॉल करना क्लास में। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, साम नाम का। तो अब यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया साम नाम का, उसके बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया कंसोल। ठीक है, अब कंसोल डॉट लॉग कर लिया। लॉग करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया a प्लस बी कर दिया, सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ मैं, कोई इसमें वो नहीं हम करे। अब यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स पास करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आर्गुमेंट्स की उसने बात की हुई है, यहाँ पे आर्गुमेंट एज एन एरे। ठीक है, मतलब आर्गुमेंट्स को आप एरे की तरह यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मैंने ये आर्गुमेंट्स पास कर दिए यहाँ पे C एंड D। ठीक है, आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए। पास करने के बाद अब हमने ये देखना है कि ये किन किन चीजों को, मतलब किस डिजिट को ये प्लस करेगा और किसको ये नहीं करेगा। ठीक हो गया, अब हमने ये चीजें देखनी है। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। अब इसका आंसर क्या आया, 3 आया। इसने क्या किया, इसने 1 और 2 को ही सिर्फ यहाँ पे ऐड किया। अब फॉर एग्जांपल हम ये सारे के सारे जितने आर्गुमेंट्स हैं इनको ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे उतने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करने होंगे जितने यहाँ पे आर्गुमेंट है। पास करने के बाद यहाँ पे उनको फिर हमें ऐड भी करना होगा। ऐड करने के बाद फिर हम देखेंगे हमारा रिस्पॉन्स सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये हम इस तरह काम करते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको देखते हैं हम ES5 में देख लिया, अब यहाँ पे हम ES6 में इस फंक्शन को बनाते हैं। ES6 के अंदर इस फंक्शन को हम बनाएंगे और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर हम काम करते हैं ES6। ठीक है, इसके अंदर हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद इज इक्वल राउंड ब्रेसेस एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, a प्लस बी। ओके हो गया, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं a प्लस बी। ठीक है, प्लस बी।
अच्छा जी, a प्लस बी हमने कर दिया यहाँ पे, और इसको अब हम करेंगे कॉल। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे करेंगे कॉमा। अब इसको भी हम अगर रन करेंगे तो ये भी क्या करेगा, 1 और 2 को ऐड करेगा। तो इसके लिए हम रेस्ट पैरामीटर्स यूज करते हैं। रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे 3 डॉट्स का यूज करते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। डॉट्स हो गए, 3 डॉट्स हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी अपनी तरफ से वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने अपनी तरफ से कोई वेरिएबल दे दिया, आप भी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल जो है वो दे सकते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग हम करेंगे ऐड, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग हमने ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सारी वैल्यू को ऐड करने के लिए हमने ये करना है कि हमें एक फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे इसको रन करके देखते हैं तो हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। अगर हमने सिर्फ इस तरह किया, सिंपल एक हमने रेस्ट पैरामीटर्स को यूज करते हुए किया, तो उसने क्या किया कि हमारे पास सारी वैल्यू हमें दे दी, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास उसने प्रिंट करवा दी, ठीक हो गया। ये सारी की सारी वैल्यू कर दी उसने, प्रिंट करवा दी। अब ये वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब इसको ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे फॉर लूप, फॉर लूप बनाएंगे लेट ए इज इक्वल, लेट ए लिख देंगे ऑफ, ऐड कर देंगे यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस लगाने के बाद यहाँ पे हम दे देंगे कोई भी वेरिएबल का नाम, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है। टोटल के बाद हम कर देते हैं जी यहाँ पे ए प्लस प्लस। अच्छा, ये ए हमने यहाँ पे दिया हुआ है पहले, ठीक है। ए प्लस प्लस कर दिया, या इसको हम इस तरह कर देते हैं प्लस, हाँ ठीक है, इज इक्वल प्लस, यहाँ पे कर देते हैं ए, ठीक है। इसको हम इस तरह कर देते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे अपना ये वाला टोटल जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये कर देंगे और इसको अब सेव करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज जो है वो मिल गई हैं, जो हमने ये वाले आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास किए हुए हैं, प्रेजेंट हो गए। अब क्या होगा कि हर दफा जब हमारा लूप चलेगा, ऐड की वैल्यू इसके अंदर आएगी, इसके अंदर आने के बाद फिर क्या होगा कि जब वैल्यू अंदर आ जाएगी वो हो जाएगी प्लस होगी, प्लस होने के बाद इस टोटल के अंदर आएगी, टोटल के अंदर आने के बाद इसको वो कर देगा कंसोल डॉट लॉग। इसको सेव करते हैं, सेव करके चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू क्या हुई हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था हमारा रेस्ट पैरामीटर्स। सबसे पहले आज हमने ये देखा कि हमारे फैट एरो क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी, ES6 में कैसे काम करते हैं, ES5 में किस तरह फंक्शन काम करते हैं, फिर हमने डिफॉल्ट पैरामीटर्स देखे, फिर हमने रेस्ट पैरामीटर्स देखे, ठीक हो गया।